बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। हमारे इर्द गिर्द बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं कि पूरे ख़ानदान को झंझोड़ के रख देते हैं। हमारे माशरे में बेटी एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में कहते हैं बेटियां सांझी होती हैं। तो बड़े लाड प्यार से माँ बाप बेटी को ब्याहते हैं और ये भी कई दफ़ा समझ जाता है कि जो साहिब सरवत लोग हैं, जिनके पास पैसा है, दौलत है, तो वो अपनी सारी खुशियां निछावर करते हैं बेटी पर कि इसका घर बस जाए, ये खुश रहे। लेकिन ये चीजें बाज़ औक़ात काफी नजर नहीं आती, बल्कि ऐसा अंधोनाक वाकया हुआ है जिसने हर खानदान, पाकिस्तानी हर खानदान को परेशान करके रख दिया है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर बेटी के रिश्ते में जुड़े होते हैं। अगर किसी की अपनी बेटी नहीं भी है तो उसके किसी भाई बहन की बेटी होगी, कहीं ना कहीं उसके किसी रिश्तेदार की होगी, तो जिसको वो बेटी की तरह ही समझता है। ये लाहौर शादमान के इलाके का वाकया है जहां पर शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और ये तकरीबन 12 साल पहले शादी हुई थी। ये भी नहीं कि कोई नई नई शादी थी, कोई नई बात हो गई हो, कुछ हो गया हो। और इनके वालिद ने बताया, इस खातून के, इस लड़की के वालिद ने, कि जब शादी हुई थी 150 तोले सोना पहनाया। शौहर और ससुराल के लोग बेटी को तंग करते थे, झगड़ा करते थे। घर बसाने के लिए डिफेंस में, डिफेंस का इलाका जो सबसे महंगा इलाका समझा जाता है, वहां पर प्लॉट दिया। ब्रांडर्थ रोड पर दुकान भी दी। फिर इसके अलावा मजीद डिमांड्स ये करते रहे, तो अभी 3.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे। तो मैंने 1 करोड़ रुपया भिजवाया अपने मुलाजिम के हाथ में, क्योंकि मुलजिम यानी जो इनकी बेटी का खामन था, वो जालिम बेटी की गाड़ी बेचना चाहता था। वहां पर झगड़ा हुआ तो जी कोई पैसे वगैरह भिजवाए और उसने इस खातून को कत्ल ही कर डाला। तहमीना शेख मशहूर मारूफ एंकर पर्सन हैं, मेरे साथ हैं, बहुत जबरदस्त शो करती हैं, क्राइम रिपोर्टिंग भी करती हैं। सिद्रा मुनीर साहिबा एंकर पर्सन है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। कुछ देर में अली हमजा भी हमारे साथ होंगे, बड़े जबरदस्त एंकर पर्सन है। तहमीना, ये वाकया पहले तो बताइए कि क्या डिटेल्स अब तक इस वाकये की पता चल सकी हैं? बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में आपने इस शो का आगाज किया खातून के हवाले से। हमेशा से मुझे ये कहा जाता है कि तहमीना बड़ा ब्लंट बोलती है, सीधी बात मुंह पे कर देती है। हमारा जिस माशरे से ताल्लुक है, हम कहते हैं कि मेरी बेटी तो बेटी है, तुम्हारी बेटी मूली है या गाजर है, जो किलो के हिसाब से मार्केट में बिकती है। मौजूदा सूरत हाल में हम देखें कि मैं तो शुरू से यही सुनती आई कि तियां सांझियां ने, बेटियां सांझी होती हैं। आप कैसे किसी की बेटी को ला के, इज्जत बना के, निकाह करके, ब्लैकमेल करके, 3 बच्चे पैदा करके 12 साल के बाद उसको गला काटते हैं, जिबा कर देते हैं, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा, कोई मुर्गी है, कोई और जानवर है जिसको जिबा कर दिया गया। बहुत दुख हुआ मुझे इनके वालिद साहब के। मैंने कुछ क्लिप्स देखे, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे थे। शरीफ नफ्स इंसान लगते हैं देखने में, शेख महफूज साहब। और जहां पर बात करते हैं, मुझे एक इनका जुमला कि मैं तो कोशिश कर रहा था पैसे दे दे के बेटी बस जाए। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है उस बाप के लिए जो ये कह रहा है, इस हद तक मजबूर हो गया अपनी बच्ची बसाने के लिए कि चलो मैं पैसे देता हूं यार, रखो सही। हद हो गई ना, इंतहा हो गई। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम के तमाम वो लोग जो नींद की गोलियां खा के सोए हैं, इदारे, ह्यूमन राइट्स, मौजूदा हुकूमत, PMLN की बात कर लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं इस पूरे पंजाब की मां हूं, बख्तावर जिबा हो गई। मैं कत्ल नहीं कहती, मैं कहती हूं जिबा हो गई। किसी की बेटी जिबा होती है तो मां खामोश बैठती है? बिल्कुल नहीं बैठती। वाकई को दबा लिया जाए तो हम ये कहेंगे कि जी पता नहीं चला। पता तो चल गया भाई, चीख चीख के तो कह रहे हैं, क्लिप्स तो सामने। बहुत से एंकर्स, यूट्यूबर्स गए, रिपोर्टर्स गए। इवन देन के वालिद साहब, उसके क्लिप में मैं देख रही थी कि आंसू आ रहे थे तो आंसू गिरने नहीं दे रहे थे, तो सिसकियां ले लेके पी रहे थे। बाप है ना, ऊपर से फिर मर्द है, जाहिर है आंसू तो नहीं दिखा सकता माशरे को। कई करोड़ इन्होंने पहले दिए हैं। इस FIR में 1 करोड़ का जिक्र है, कई करोड़ दे चुके। ट्यूजॉन गाड़ी, मारपीट के घर से निकालना, ये रूटीन था इस लड़के का। इस्माइल नाम है इसके शौहर का। ये मामू का बेटा है। कहा ही जाता है कि शादी करनी है ना, यस डेफिनेटली मामू का बेटा। शादी करते हैं, अपनों में करते हैं, अपने अच्छी तरह रखते हैं। बचपन से देखा है, जाना है, मामू के इज्जत देंगे। और मैंने तो वो पंजाबी की मिसाल भी सुनी है, कुछ बूढ़े बुजुर्ग ये मिसालें भी देते हैं उसामा साहब के, अपने में रिश्ता दो, बेटी दो, छावे रख के मारेगा। कैसा छाव में रखा? सुथरा रखा ना छाव में। ना वो दौर रहा, ना वो रिश्ते रहे, ना वो बातें रही।
ना वो फीलिंग्स रही लोगों की कि किसी की बेटी जा रही होती थी सर पे प्यार देते हैं, थपकी देते हैं कि बेटी जा रही। अब वो हिसाब रहा ही नहीं। मेरा तो बिल्कुल इस बात से ईमान ही उठ गया, यकीन ही उठ गया कि बेटियां सांझी होती। कोई नहीं सांझी होती। मेरी बेटी तो मेरी बेटी है, आपकी बेटी पर नजर पता नहीं किस किस किस्म की लोग डालते हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं, मैं डेली बेसिस पर कम से कम 3 से 4 केसेस रिपोर्ट करती हूं खुद, जिसमें कहीं सगा भाई दरिंदा है, कहीं शौहर दरिंदा है, कहीं बाप दरिंदा है, कहीं कजन दरिंदा है, कई लड़कियां खुद भी काबू में नहीं है, तरबियत सही से नहीं की हुई। हम अपने केस पर आते हैं। बख्तावर 29 साल या 30 साल उम्र है, बस बहुत यंग एज में शादी है, इसका 18 साल की उम्र और बहुत प्यारी है। इसका स्क्रीनशॉट एक बड़ा वायरल हुआ है जिसमें अपने शौहर के साथ बकायदा 12 साल शादी को हुए तो उसकी उम्र तो 18 साल होगी जब शादी हुई। जी, हाथ पकड़ा हुए शौहर ने और किसी शादी के इवेंट में उसके साथ डांस कर रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। डेफिनेटली अपने खामद के साथ है तो ठीक है। 3 बच्चों की माँ है। इस्माइल बेसिकली एक नशई आदमी था। क्यों नहीं ये लोग चीख चीख के बोलते हैं? ये क्यों बोलते हैं मुलजिम मुलजिम? बोले ना, इस्माइल नशई था, पीता था, आइस शराब पीता था, ये काम करता था और करने के बाद उल्टा हो जाता था। जब उल्टा होता था तो बीवी को मारता था, फ्रस्ट्रेशन निकालता था। मार पीट के जब थक जाता था तो वो खामोशी से उठ के साइड पे हो जाती थी। ये 12 साल इस तरह गुजरे हैं जिंदगी के। शेख महफूज साहब से छोटा सा गिला इतना सा करूंगी कि बेटी तो आपको बताती थी कि अबू ये हो रहा है मेरे साथ, मेरा शौहर ये काम करता है मेरे साथ, लेकिन अब्बू कहते थे बेटा मैनेज करो, और वो उल्टा पैसे के बेटा बस जाओ। दोबारा आपके पास आता हूं सिद्रा। एक बहुत बड़ा ये नुकसान हो गया और पता नहीं कितनी बेटियां हैं जो मारे खा रही हैं, तशद्दुद सह रही हैं, और माँ बाप ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो किसी माँ बाप के तो वहम गुमान में भी नहीं होता कि इस तरह का कोई वाक़या होगा, वरना वो शायद पहले उसको बचा लेते या बुला लेते। ये तो नहीं सोचा होगा, लेकिन इंडिकेशंस इतनी ज्यादा हैं, तो कहाँ वो माँ बाप को फैसला करना चाहिए कि अगर नशा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो फिर भी बच्ची को मजबूर करते रहे कि नहीं वहीं रहे। बिल्कुल सामा, मैं भी तहमीना शेख की बातें सुन रही थी कि ये पहला वाकया नहीं है। नूर मुकद्दम को मार दिया, हमने क्या कर लिया, कितना बड़ा केस बना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद सब भूल गए हम लोग। इस तरह के केसेस रिपोर्ट होना, इस तरह की वारदातें होना, इतने बेहिस हो चुके हैं, यकीन जाने ऐसा लगता है रूटीन की बात है। मैं खबरें भी पढ़ती हूँ, मैं एक बुलेटिन भी करती हूँ। अब तो जिन बातों से दिल चिढ़ जाना चाहिए, या फिर हम फीमेल जो चीजें फील कर सकते हैं इस मुआशरे में रहते हुए, चाहे हम लोगों को ये कहते हैं कि हम स्ट्रांग हो गए, लेकिन उसके बावजूद हर रोज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हम भी फेस कर रहे होते हैं, जिन्हें हम एक पावरफुल वुमेन कहते हैं हम जैसे लोगों को। इस मुआशरे में खातून का रहना बहुत मुश्किल है। और रीजन क्या है? अगर हम इज्तिमाई तौर पर देखें तो ये अदम मसावात की, अदम बर्दाश्त की बहुत बड़ी मिसालें हैं। जैसे कि तहमीना शेख ने कहा कि वालिद साहब सबसे बड़े कसूरवार हमारे पेरेंट्स हैं। हम पैदा होती हैं, हमें ये बताया जाता है कि तुम्हारा घर ये नहीं है, जो करना शौहर के घर जाके कर लेना। हम पैदा होती हैं, हमारे लिए जो है चीजें इकट्ठी की जाती हैं कि इनके बगैर तो तुम्हारी शायद वहां पर इज्जत भी नहीं होगी, लेकिन अलमिया यह है कि उन चीजों के साथ भी इज्जत नहीं मिलती खवातीन को। अब जहां पर ये तरबियत की बात आती है ना, मेरा ख्याल है कि हमारे मुआशरे के मर्दों की, हमारे मुआशरे के बेटों को तरबियत की जरूरत है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, खवातीन कुछ नहीं करेंगी। खवातीन को, फीमेल को अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे दिल नरम है। हम लोग मैक्सिमम भी कर ले तो हम क्या कर सकते हैं? खातून कुछ नहीं कर सकती। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। लड़कों की, मर्दों की तरबियत बहुत जरूरी है। और तरबियत किसने करनी है? तरबियत माँ ने करनी है, सही। तरबियत खातून ने करनी है, तरबियत उस पूरे घर ने करनी है कि जिस तरह की तुम्हारे अपने घर में माँ है, बेटी है, जो कल को ब्याह के लानी है, वो भी ऐसी ही है। हमारी भाई बहनें क्या करती हैं? हमारी नंदे, हमारी माएं, हमारी देवरानियां, जेठानियां क्या करती हैं? हमने तो प्लान बनाए हुए होते हैं जमीन कैसे तंग करनी। हमने तो पूरे प्लान बनाए हुए होते हैं कि जो आने वाली है उसको किस किस तरह से जो है वो हमने उसके लिए जिंदगी को हराम करके रख देना है। अदम बर्दाश्त
मुआशरे में इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा अदम बर्दाश्त बन चुका है। हाँ, ये जो कातिल है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मौत, उसको फांसी जितनी जल्दी हो सके। आपने नूर मुकद्दम का जिक्र किया, वहां भी बड़ी कोशिश हुई, कम से कम उसको सजा तो हो गई हुई है, उस पर बरामद, उसकी तमाम तकरीबन एग्जॉस्ट हो चुके हैं उसके वेन्यूज के जी, जाकर रहम की अपील और ये और वो। इसमें भी उम्मीद करते हैं जल्द सजा होगी। लेकिन अब एक शख्स दरिंदा बन चुका है और वो मरहलावार नजर आ रहा है। 12 साल से, जिस तरह तहमीना ने बताया, नशा करता है, मारपीट करता है, ये सब कुछ कर रहा है। और उसके घर वाले, लड़की के वालिदैन का भी हम जरूर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है उनके साथ इतना साना बीत गया, बड़ा मुश्किल है उनको ये कहना। वो तो नहीं सोच सकते होंगे कि इस हद तक ये दरिंदा बन जाएगा, लेकिन जो होता देख रहे थे, क्या वो भी कसूरवार नहीं जो सिद्रा ने बात की है? इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बात करें हम लाहौर में आने वाले अंधोनाक वाकये की। 12 साल शादी के बाद कौन सोच सकता है कि कोई शख्स इतना दरिंदा बन सकता है? अली हमजा ने हमें ज्वाइन किया है। अली, इस सारे वाकये में जो ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि जो लड़की के वालिदैन हैं वो कहीं ये समझ लेते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कोई किस हद तक दरिंदा हो जाएगा, लेकिन नशा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। लेकिन जो इस लड़के के, इस कातिल के, इस दरिंदे के वालिदैन हैं, बहन भाई है, वो क्या कर रहे थे? असल में ये तमाम लोग आपस में रिश्तेदार थे और इनकी शादी कुछ इस तरह से हुई थी कि जो बख्तावर की माँ थी वो और जो इस्माइल के वालिद थे आपस में बहन भाई थे। अब बख्तावर की वालदा भी फौत हो चुकी हैं और उधर से इस्माइल के वालिद भी हयात नहीं है, तो वो दोनों बहन भाई जो इस रिश्ते की बुनियाद थी वो ख़त्म हो चुके हुए थे। अब इसमें ये जो लड़का था इस्माइल, मुझे कल, चूँकि हम इसके वालिद का इंटरव्यू करके आए, तो मुझे इसका एक दोस्त मिला। ये लड़की के, बख्तावर के वालिद का इंटरव्यू किया आपने? हाँ जी, मैं ये मुतासरा लड़की के वालिद महफूज साहब का मैं इंटरव्यू किया। तो मैं वो इंटरव्यू लगा तो मुझे एक लड़के ने रब्ता किया, उसने कहा कि मैं इस्माइल का दोस्त हूँ और मैं इसके साथ स्कूल में पढ़ा करता था और ये MQ फाउंडेशन यहीं पे स्कूल है शादमान के करीब। तो उसने बल्कि मुझे तस्वीरें भी दिखाई कि जिस वक्त ये साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। तो उसने कहा कि पहले तो ये सिगरेट तक नहीं पीता था, लेकिन उसी स्कूल के दौर में इसकी ना सोबतें ख़राब हो गई, बड़े लड़कों के साथ फिरने लग गया, चर्च शुरू कर दी, अफीम शुरू कर दी, इस तरह के नशे में लग गया। तो उसने कहा कि हमने थोड़ा सा ना इससे फासला इख्तियार कर लिया। अब आपको मैं बड़ी एक अजीबोगरीब बात बताता हूँ कि इसने जिस रोज़ अपनी बीवी को कत्ल किया है, उससे 1 हफ्ता पहले ये अपने दोस्तों से असला मांगता रहा और उसके मैंने मैसेजेस देखे बाकायदा तौर पे। और ये उन्हें मैसेजेस क्या कर रहा था कि मैंने एक शादी पे जाना है और वहां पे करनी है हवाई फायर, तो मुझे आप अपना असला दे दें। तो इसके कुछ दोस्त जो थे वो इसको सिर्फ इसलिए ये असला नहीं दे रहे थे कि उन्हें इसका बैकग्राउंड पता था, इसका ट्रैक रिकॉर्ड पता था कि ये तो नहीं सही है, ये असले से कुछ भी कर देगा, अल्लाह माफ करे, तो वो तो हमारे गल पड़ेगा, लाइसेंस तो हमारा होगा। फिर इसके एक दोस्त है, उन्होंने कहीं हामी भरी भी कि यार क्या करना है, तो उसने कहा यार मेरी जरा ना SHO DSP से बात बनी हुई है, मतलब कि ये उससे चैट कर रहा है। अच्छा, कि वहां पे आगे मैंने जो थोड़ा सा ना हवाई फायर करने हैं, तो उसने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इसने एक दिन वो असला मांगा भी, ये वारदात से 1 या 2 दिन पहले की बात है। तो उसने कहा कि मैं किसी मीटिंग में हूँ, उसने बहाना बनाया या किसी तरह से उसने डिनाई कर दिया, उसने असला नहीं दिया और उसके अगले ही दिन या 1 दिन बाद जो है उसने ये खौफनाक किस्म की वारदात कर दी। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि एक शख्स जिसको उसके ससुर ने हर तरह की सहूलत दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे ना महफूज साहब को थोड़ा सा ब्लेम कर रहे थे। मेरा भी यही ख्याल था कि यार आपकी बेटी वहां पे मर गई, आपने उसको वापस क्यों नहीं बुलाया। अब ना महफूज बार बार डिमांड्स कर रहे थे, नशा भी आपका दामाद कर रहा है, मुसलसल मारपीट भी रहा है, जी जी, तो आप क्यों उसमें मसला ये था कि जो इनके वालिद थे ना महफूज, वो कैंसर पेशेंट है और उनका एक ही बेटा है जो जहनी मजबूर है। अल्लाह, इनका पूरा जो सिस्टम है ना, इनके घर में एक साहब थे मुशर्रफ, वो उनको आप मैनेजर कह सकते हैं, वो इनका भाई भी बना हुआ था, बेसिकली उनके तमाम तर मामलात काम ये वो मैनेज कर रहा था। तो उसने कहा कि जब से साहब जो है ये बीमारी में मुब्तला हुए, तो अब बेटियां जो थी वो अपने वालिद को अपने हालात नहीं बताती थी, वो अपने वालिद को बताने से बेहतर वो मुझे बता देती थी कि ये मसला चल रहा है। और उसने कहा कि यार हम तो हर हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे थे कि यार हम इस खबीस को कोई वजह ना दें हमारी बेटी को परेशान करने की। मतलब कि ये जो बख्तावर है ये 6 माह पहले भी अपने वालिद की तरफ ही थी और इसके वालिद ने उसको यानी अपने घर में जगह भी दी हुई थी और कोई ऐसा मसला भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है एक बंदा बहुत अच्छा था। दूसरा आप देखें कि एक बंदे ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों को शरई हक दे दिया, उनकी जो दौलत बनती थी, जायदाद बनती थी, हालांकि नॉर्मली हमारे यहाँ रवायत ही नहीं है। अब उसने तो अपनी बेटी को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, लेकिन जाहिर सी बात है एक वालिद की एक ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी का घर ना उजड़ जाए, बच्चे हैं, 3 बच्चे, माशरे में क्या उसको मुंह दिखाई, कैसे गुजारा करेंगे। अब ये लोग वापस गए
उसको मनाया, माफियां मांगी और दोबारा अपने घर लेके आई। अच्छा, वो पहले नाराज होकर आ गई हुई थी अपने वालिद के पास। ये 6-8 माह तीन मरतबा पहले वो नाराज होकर आ चुकी है, ये जाता है और बना के लाता है। इनका मसला क्या चल रहा था, तो ये सारा खानदान फिर गया, एक गारंटी की दौड़ में सारे आ गए हैं, सब लोग आ गए। अब ये जो इस्माइल की फैमिली वाले थे, ये इतने जो है ना, आप कह लेंगे घटिया लोग थे कि मैं आपको इनकी कोई 1 मिनट में कोई इनकी कहानी बताऊं तो ये इस तरह से थी कि इन्होंने अपना आबाई घर जिसमें ये रहा करते थे वो बख्तावर के वालिद को ही बेचा। अच्छा। तो बख्तावर के वालिद ने वो घर खरीद के दोबारा अपने दामाद को दे दिया, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो सुखी रहे। फिर उसके बाद इसको कारोबार करवाने के लिए ब्रांच रोड में इनकी एक दुकान थी जो बता रहे हैं कि 10 से 15 करोड़ मालियत की थी, और उसका रेगुलर जो वो उसका एक वो गल्ला था वो 15 से 20 लाख का था। वो सामान समेत इसको दे दी, मतलब कि ये लोग पहले खुद चला, हाँ खुद निकला, इसको बढ़ा दिया कि यार तुम चलाओ। फिर इसको डिफेंस के घर दिए, पता नहीं क्या कुछ दिया। और इनके रिश्ते में जो बुनियादी जो एक मसला आ रहा था वो ये था कि इन दोनों की कम उम्री में शादी हुई थी, लड़का भी कम उम्र था और लड़की भी कम उम्र थी, कजन थे और लव मैरिज भी नहीं थी। अब जब ये शादी हुई, इसकी सोबतें खराब हुई, ये नशा करने लगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पार्टी कल्चर में इंगेज होने लग गया, फिर लड़कियों में इंगेज होने लग गया। अब आप देखें ना कि आपके साथ कोई भी खतून जो है एक नाजायज ताल्लुक में है, अगर आप अपने घर में सुखी हैं तो वो आपका बाहर वाला ताल्लुक नहीं चल सकता। आपका बाहर वाला नाजायज ताल्लुक चलना ही तब है जब आपके घर में सुकून ना हो। तो ये असल में जो बाहर अपनी पार्टी लाइफ को चलाने के लिए अब वहां से कुछ लोग परेशान करते कि यार तुम्हारी बीवी फलाना ये मुसलसल अपनी बीवी को टॉर्चर करता था, परेशान करता था। और जाहिर सी बात है कि बीवी के लिए ये एक बड़ा मसला कि यार मेरा शौहर जो है पार्टीज में जाता है, नशे करता है, मुझे जो है मेरा हक नहीं दे रहा। अब इसके वालिद घर हो, प्रॉपर्टी हो, कैश हो, इसने कत्ल से पहले मुझे बता रहे हैं कि कोई 5-7-10 दिन पहले 1-1.25 करोड़ रुपया कैश लेके गया अपने ससुर से। और फिर जिस रोज इसने कत्ल किया उससे भी 1 दिन पहले वो जो मुशर्रफ जो इनका मैनेज कर रहा है उससे 5 लाख रुपए मंगवाया, और वो मुझे दिखा रहा है, उसका वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। उसने कहा यार हमें पता होता कि यार तुमने मार्ग में तुम हमें फोन करते, हम वापस ले आते। उसके लिए तो वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी ना, मतलब कि वो उसके हर जायज नाजायज ख्वाहिशात वो जो है उसके बाप अपनी बेटी की वजह से पूरी कर रहा था। अब ये अब क्या करना चाह रहा था, मतलब क्या आप सोच रहे हो कितना बेवकूफ आदमी है कि एक औरत जो तुम्हारे हर तरह के खर्चे उठा रही है, तुम्हारी हर तरह की याशियां पूरी करा रही है, तुम उसी को मार रहे हो। हुआ कुछ यूं कि ना कुछ अर्सा पहले जब ये महफूज साहब बीमार हुए, इनकी वालदा मतलब कि बख्तावर की पहले इंतकाल कर गई हुई थी, तो इन्होंने अपनी बेटियों को तमाम तर वो जायदाद के हिस्से दिए कि यार मैं अपनी जिंदगी में दे दूं और वो बेहतर जिंदगी गुजार लें। अब जो घर और जो प्रॉपर्टी नाम की गई वो बख्तावर के नाम पे थी, तो ये जो था ये प्रॉपर्टी कुछ सेल करना चाह रहा था। इस हवाले से हमने कुछ प्रॉपर्टी के जो डीलर्स थे उनका भी इंटरव्यू किया कि ये आता था, वो फाइलें दिखाता था, कहता था कि ये घर बेचना है, तो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी के नाम पे ये तुम नहीं बेच सकते। तो इसी बुनियाद पे कहीं मेरा ख्याल है इनका झगड़े का आगाज हुआ है। और इसने जिस वक्त कत्ल किया, कत्ल करने के बाद घर में जितना कीमती सामान था इसने सब गायब कर दिया, कागज शागज भी उसके गायब कर दिए। मतलब कि जिस वक्त उसने कत्ल किया, हालांकि उसकी जिंदगी का पहले कत्ल होगा, ऐसा तो नहीं है इसने पहले कहीं कत्ल किया होगा, बावजूद इसके कि वो नशे में था या जुनूनियत में था, जो भी था, वो हालांकि कत्ल को भी वहां पे ठिकाने लगा के आया और साथ जो घर का कीमती सामान था उसका भी सफाया किया। मतलब कि उसका एक मकसद चल रहा था ना। और फिर डकैती का रंग देने की कोशिश की जो पूरी फैमिली इंडोर्स करती रही। इन लोगों को फोन किया गया, इनको फोन इस तरह से आया कि महफूज साहब को कि जो बख्तावर की सास थी उसने फोन किया कि आप जरा आए, सुबह सुबह का टाइम था। उन्होंने कहा यार मैं अब रोज नहीं आ सकता, आप लोग क्या मसला, आप लोग खुद देखिए। उसने कहा नहीं जरा मसला ज्यादा खराब है, आप आ जाएं। अब ये जब गए हैं तो कहते हैं कि वहां पे एक बच्ची थी जो इनके घर काम करती थी और वो बच्ची उस कत्ल के वक्त शायद घर में मौजूद थी। बख्तावर ने उसको कहा कि तुम नीचे जाओ, और बच्ची नीचे सुन रही थी कि ऊपर चीखों की आवाजें आ रही है और ये सारा मामला आ रहा था। तो बच्ची ने सबसे पहले महफूज साहब को बताया कि बख्तावर आपकी तो मर गई हैं। तो कहता मैं गिर गया, वालिद जो एक लड़ाई छुड़वाने आया और उसको ये बात पता लगी, फिर कहते रेस्क्यू वाले अंदर थे, मैंने उनसे पूछा, उसने कहा कि बख्तावर का गला कटा हुआ है। और फिर ये तमाम लोग इनके खून कपड़े जो थे वो खून में लथपथ थे। और ये इनका एक रिश्तेदार जो वहां पे मौके पे मौजूद था वो बताता है कि जो इसकी सास थी उसके हाथ में बख्तावर के बाल भी थे। अब आप समझ रहे हैं ना कि जाहिर सी बात है कि एक जान ऐसे तो नहीं निकल सकती, वो अपने डिफेंस में उसने भी बहुत ताकत लगाई होगी। तो बाकायदा तौर पे उनके मुताबिक इसमें इनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी और इसीलिए ये वो पूरा एक स्टोरी बना के वहां पे बैकअप स्टोरी बना के बैठे हुए थे ना कि जी वो डकैत आया, वो इन्होंने डीवीआर सब गायब किए हुए थे। तो बड़ा एक दिल खराश वाकया और बड़ा अफसोसनाक है कि देखें कि किस तरह से उस बच्ची को वहां पे कत्ल किया गया। और कत्ल करने से पहले इन तीनों बच्चों को अपने किसी अजीज और रिश्तेदार के घर भेजा हुआ था। पूरी उसने प्लानिंग की हुई थी। प्लानिंग की हुई थी। सब गिरफ्तार है अभी। सबसे पहले इसके शौहर को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो उसकी सास और एक मेरे ख्याल देवर को भी जेर हिरासत रखा गया था। अभी मुकदमे में तो ये तीनों नामजद है।
और अभी ये हमारी इत्तलात के मुताबिक ही ये इकरार जुर्म कर चुका है, और जो इसके फैमिली का रोल है उस पे जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि फैमिली का क्या किरदार था। और आज हिना साहिबा भी इनके घर गई थी और इन्हें यकीन दहानी करवा रही थी कि इसको इंशाल्लाह कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इसको जो खवातीन के लिए वो काम करेंगे। लेकिन ना कोई ऐसे, क्योंकि आप इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहती हैं, कोई ऐसा इंडिकेटर कि जहां इंसान फैसला कर ले कि यहां से ज्यादा नहीं, बहुत मुश्किल होता है, बच्चे हैं, औरत के लिए भी, उसके घर वालों के लिए भी। अब यही है ना, हम सोचते हैं काश ऐसा हो जाता, काश ऐसे हो जाता, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि उनके दोस्त भी कह रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो एक ऐसा इंडिकेटर हो कि जहां पर बताया जाए कि नशा इस हद तक करने लग गया है, उसको रिहेबिलिटेशन में भेजा जाए, कहाँ जाकर ये पॉइंट हो कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो सोचेंगे नहीं बस अब इससे ज्यादा नहीं। अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस और मेरी ओपिनियन मांगें, जो कि मैं लोगों को देखती हूँ, ग्राउंड रियलिटीज और कत्ल गारत मामलात, नशे, हालात, एडिक्टेड, और फिर एडिक्टेड होने के बाद ये समझना कि मैंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, मैं 30 मार खान बन गया हूं। क्या हुआ जी? वो एक बंदा कत्ल किया था, पुलिस ने मेरा क्या कर लिया? इदारा और रियासत जब तक मजबूत नहीं होती ये कुछ होता ही रहेगा। 2018 की बात हम करते हैं, जब खान साहब की हुकूमत थी, शीरी मिजारी उस टाइम मिनिस्टर थी, इन्होंने बकायदा एक कानून पास करवाया था, एक बकायदा समरी दी थी कि जी खवातीन के ऊपर तशद्दुद नहीं होगा, शौहर नहीं कर सकता या कोई भी बंदा नहीं कर सकता, डेफिनेटली औरत भी नहीं कर सकती। अब वो कानून वहां का वहां पड़ा हुआ है, फाइल की नजर हो गया। इस टाइम मरियम नवाज साहिबा ने एक दिन अब पार्लियामान में समरी पेश की है, जिसमें कहते हैं जी खावत घूर नहीं सकता, धमकी नहीं दे सकता, डांट नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। ठीक है, कानून पास भी हो जाता है, समरी भी दे दी जाती है, अप्रूवल भी हो जाती है, लेकिन हमारा जिस माशरे से ताल्लुक है, वो औरत जिसने स्कूल नहीं देखा, जिसको तमीज नहीं है बात करने की, जिसको आइडिया नहीं है बच्चों को मैनेज करने का, जिसको आइडिया नहीं है बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, या वो खुद किस तरह उनको पालेगी, उसके लिए वो क्या काम करेगी, वो जो बच्चे पैदा करेगी वो क्या होंगे। कहते हैं ना, औरत अगर पढ़ी लिखी है तो नस्ल पढ़ी लिखी है, अब वो क्या तरबियत करेगी, उसके लिए ये कानून पास कर दिया गया। ओके, मान लिया, आपने पास भी कर दिया, आपने समरी जमा भी करा दी ना, 2018 में इंप्लीमेंट हुआ, और मौजूदा सूरत हाल में नजर कोई नहीं आ रहा कि कोई इंप्लीमेंट इस पर होगा। और यह भी कहा गया है कि यह इस्लामाबाद की हदूद तक काम करेगा। आपके सामने मुल्तान की हम बात कर लेते हैं, सानिया ज़हरा, सेम केस था, मैं वहां पर गई थी, बहुत बड़ी शाह फैमिली है, बहुत बड़े बड़े मतलब उनके इज्तिमा मामलात। सानिया ज़हरा के जो वालिद साहब थे, उन्होंने अपनी बेटी को, 19 साल बेटी की उम्र है, और अल्लाह ताला ने लड़की को बेतहाशा हुस्न से नवाजा है, लाडली बेटी अपने बाप की, 100 दुकानें गिफ्ट की थी शादी में। अब सानिया ज़हरा का एंड क्या होता है? खावद उसको फांसी की तरह से, मतलब उसका गला दबाता है, उसको रस्सी लगा के फंदे से पंखे के साथ लटकाया, खत्म। ड्रामा क्या रचाया? नीचे टेबल रखा और ये शो ऑफ करवाया कि जिसने तो फांसी ले ली थी, खुदकुशी की। अल्लाह के कुछ नेक लोग वहां पर पहुंच गए, खबर बाहर निकल आई, वीडियोस बन गई, मैट्रेस पड़ा हुआ था, यूरिन पास हुआ हुआ है, जो कुछ उसके साथ करते रहे, बेचारी के साथ जो मारपीट हुई। और फिर इसके बाद अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ सियासतदान उस फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, जिनका मुल्तान में ठीक ठाक किस्म का असर रसूख है, आप समझ गए। 3 दिन इस शख्स को पकड़ के बिठाया थाने में, पर्चा नहीं होने दिया शौहर के ऊपर, क्योंकि करने वाला तो शौहर था ना। 3 दिन बिठाई रखा, पर्चा हुआ कोई ना। जो आरपीओ थे उस टाइम, उनसे मेरी गुफ्तगू भी हुई, मैंने कहा जी मुझे ये बताइए कि बगैर पर्चे के बिठाते कैसे हैं आप? कानून तो नहीं इजाजत देता। ठीक है जी, इसने मारा है, आप दे पर्चा, गिरफ्तारी डालें भाई कानून के मुताबिक। आए बाएं शाएं, कोई आंसर नहीं था उनके पास। फिर उसके बाद पकड़ लिया गया, फिर तफ्तीश हुई, फिर जमानत हुई, फिर बाहर, और फिर यूं मूंछों को ताव दे दे के वो गुजरता था शख्स। कौन? शौहर। जमानत हो गई? यस, जमानत हो गई। आज कत्ल करते हैं, यस, लेकिन अब उसको सजा भी, मैं आ रही हूँ, उस तरफ भी आ रही हूँ। और फिर जब जमानत हो गई उसकी, फिर वो बाहर आके धमकियां दे रहा है, मेरा किसी ने क्या कर लिया, जो मैंने पहले जुमला बोला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब उसको सजाए मौत हो गई है, ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स आए हैं। और यहां तक मैं आपको बताऊंगा, मुकदमे में भी उसको भी यहां तक कि हाई कोर्ट तक पीछा वो शख्सियत, वो पार्टी, वो पावरफुल इंसान उनका करते रहे कि किसी तरह ये बच्चा बच जाए। उनके लिए वो बच्चा था, हमारे लिए वो कातिल है, बीवी के लिए वो फिरौन था, अब जो भी है जानवर है। ये सारी हिस्ट्री हमारी बताती है कि हम माजी में ये कुछ भुगतते रहे।
और आप यकीन कीजिए, जो आपने बात की, अगर इन केसेस को रोकना है तो रियासत को कुछ ऐसा करना होगा, ये इन्हें एम्पावर करना होगा, निशान बनाने की जरूरत है। वो तो है। देखिए जो हम सीसीडी का देखते हैं कि जी किसी ने छेड़छाड़ की हो, तो ये तो अपने लोग हैं ना। अब सीसीडी घर में तो नहीं घुस सकती कि एक शख्स है वो 10 साल 15 साल इकट्ठे जिंदगी गुजारे हैं, बच्चे हैं, और वो इतना करता चला जा रहा है, और वहां सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए। इसी तरह यहाँ एक अहम बात यह है कि जिस तरह अभी तहमीना ने बात की कि कानून साजी हमारे यहाँ हो जाती है, तो हम कानून बना देते हैं लेकिन वो माहौल ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब यह है कि जी कोई शख्स मारपीट कर रहा है, नशा कर रहा है, बिल्कुल बीवी को ये इख्तियार है, वो जाएगी मुकदमा करेगी, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगी? मुकदमा ही नहीं होगा। यही वालिद अब सोच रहा है कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, इसको कौन देखेगा, इसके देखभाल कौन करेगा, बेचारी अकेली रह जाएगी। अब एक होता है कि इदारे में जाके आप जनाब वहां पर वो भी एक अजीब से इदारे बने होते हैं। बाहर ये होता है, जो मेरे इस तरह से मुशाहिदे में चीजें आई कि वो रियासत उस माँ को प्रोटेक्ट करती है, वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मदद देती है। यानी अगर वो खामन ने कुछ ऐसा किया, वो खामन से घर ले लेंगे और उसको बीवी के नाम करके कहेंगे कि तुम यहां रहोगी, इतना तुम्हारा खर्चा, जो भी मिनिमम उनका लाइफस्टाइल था वो उसको प्रोवाइड करते हैं, बजाय इसके कि जनाब कोई इदारा बन गया है, जिस तरह हम यहाँ यतीम खाना देख रहे हैं, फलां देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो वो तो एक माशरे से कट कर बिल्कुल रह जाती है। जिस तरह खुदा न खास्ता हम देखते थे वो किसी दौर में वो बेवा हो गई है तो जनाब वो बस अब कोई नहीं रह सकती, और वो अलग एक उनका इलाका था। तो जब तक हमारे यहाँ ये नहीं होगा तो इस तरह तो बच्चियां कंप्रोमाइज के चक्कर में इस तरह मरती रहेंगी। इसी तरह उसामा गाजी, काश ऐसा हो जाए कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हम जिनको फॉलो करना, डेवलप कंट्रीज को हम फॉलो करने की बात कर रहे होते हैं, हमारी हुकूमतें भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पाकिस्तान में अभी हम इन आइडियल सिचुएशन से बहुत दूर हैं। दूसरी बात ये, इंसाफ नहीं मिलता। कोई खातून थाने का मुंह नहीं देख सकती, खातून वहां जाएगी तो कसूरवार वही कहलाई जाएगी, चाहे वो मार खा के आई है, लेकिन ये कहा जाएगा कि तुमने जबान दराजी की होगी तो तुमने मार खाई, तुमने जबान दराजी की है तो तुम्हारा कत्ल कर दिया गया है, तुम घर से बाहर निकली हो तो इसलिए जो है वो तुम्हारे भाई ने तुम्हें गैरत के नाम पे मार दिया है। ये वो तमाम चीजें हैं, किसी एक एलिमेंट को, किसी एक इदारे को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। गवर्नमेंट कवानीन बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन इदारे नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस्लामाबाद में अभी उस दिन हम भी बात कर रहे थे स्टूडियोज में कि कानून बन गया कि आप आंखें नहीं दिखा सकते। भाई आंखें नहीं दिखा सकते, पहले एक दो बार मिसालें तो कायम करें कि अगर किसी ने खातून को आंख दिखाई तो भाई उसके साथ ऐसा ऐसा होगा। इंसाफ के जो पैरामीटर्स हैं उनको इस वक्त क्लियर करने की बहुत जरूरत है। अदालतों में इस तरह के केसेस चले भी जाएं तो वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उनका प्रोसेस इतना लॉन्ग है कि जो बेचारे पहले ही मुसीबत में है, जिनकी बच्ची मर गई है, और अल्लाह अल्लाह करके अगर मुकदमा दर्ज हो भी गया तो उसके बाद जो अदालतों में जिस तरह के उनसे सवालात होने हैं उन्होंने वैसे ही थक जाना। टाइम फ्रेम अगर कुछ केसेस में, या फिर इवन के हम लोग फैमिली मैटर्स की बात कर लेते हैं, फैमिली मैटर्स में हमारी अदालतों ने एक स्पेसिफाई कर रखा है कि 6 महीने में कोई भी खुला का, तलाक का, बच्चों की कस्टडी का, इस तरह के केसेस है तो उनको निपटाना है। लेकिन 2, 2.5, 3 साल इन केसेस को घसीटना आम सी बात है, कॉमन सी बात है। 6 महीने का क्वेश्चन मार्क हम कर ही नहीं सकते, हुकूमत पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने वापस अपने पॉइंट पे आना है, तरबियत पे। जो जानी है, जो शराबी है, अगर वो घर से चोरी करता है, वो घर में बर्तन तोड़ता है, वो माँ से बदतमीजी करता है, वो बेटी की इज्जत नहीं करता, वो किस तरह मुमकिन है कि अपनी बीवी की इज्जत करेगा? दोनों घर के बड़ों का कसूर है। हमारे यहाँ बेटा हाथ नहीं आता, हमारे यहाँ लड़का गलत कंपनी में जाता है, गलत सोहबत में जाता है, वो शराब पीता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, इसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। यानी आप जिंदगी एक और तबाह कर रहे हो, और शादी करने के बाद ऑटोमेटिकली कुदरत का कानून है कि बच्चे पैदा होते हैं। एक उस खातून की जिंदगी, और मजीद आपने कितनी जिंदगियां पैदा की और उनकी जिंदगियां आपने दाव पे लगा दी। वालिदैन कसूरवार हैं लड़के के। और जहां पर ये जो मैं तरबियत की बात करती हूँ ना, तरबियत सिर्फ उन्हीं लोगों पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। हमारे भी भाई हैं, हमारे भी बात है, आप भी मौजूद हैं, अली हमजा भी मौजूद है। ये माशरा अच्छे मर्दों की वजह से ही चल रहा है, लेकिन अब वो जो नंबर ऑफ पीपल है ना जिन्होंने खराबी कर दी है, उनका नंबर बढ़ता जा रहा। और ये जो तरबियत, अगर हम लड़की के जो वालिदैन हैं उनको कैसे नहीं पता था, वो मारपीट कर रही है, वो नाराज होकर घर आ रही है, वो शराब पी रहा है, आप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। और आपने तहमीना शेख से सवाल किया कि कहां पर आकर हमें फुल स्टॉप लगा देना है कि नो, दिस इज द डेडलाइन, इससे आगे नहीं। डेडलाइन यही है कि जब तक लड़की मरेगी नहीं, जब तक कोई उसका गला नहीं काटेगा, जब तक उसे कोई फंदे से नहीं लटका देगा, जब तक उसको तशद्दुद करके
उसकी बोरी में बंद करके लाश नाले में नहीं बहाती जाएगी तब तक किसी को होश नहीं आना, क्योंकि हमारे बड़े बोल्ड स्टेप्स लेने की जरूरत है हमारे वालिदैन को। लेकिन हमने इसको रोकना है, वहां तक चीज ना जाए। आखिर ये हम हर चीज का इलाज सीसीडी का नहीं कर सकते। जो आप बात कर रही हैं कि कानून, अब ये नूर मुकद्दम केस की भी अगर बात करें तो उसके वालिदैन आखिर तक गए हैं। अब यहाँ जो महबूब साहब आप बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, महफूज साहब सॉरी, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, तो पीछे कोई हो तो वही फिर कर सकता है। भाई जो है वो स्पेशल पर्सन है, कौन इस मुकदमे को देखेगा? तो हमारे यहाँ जिस तरह है वो साल साल मुकदमा चलता रहेगा। इस शख्स को तो जितनी जल्दी हो सके इसको तो जमीन के नीचे गाड़ना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बात। अली हमजा हमारे साथ हैं, तहमीना शेख हैं और सिदरा मुनीर हैं। अली, आप लोग चूंकि इस चीज को रिपोर्ट करते रहते हैं, अभी ब्रेक में भी आप मुझे बता रहे थे कई वाकयात रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, तो हम माशरे में जो भी लोग हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है? वो जो मैं कह रहा हूँ कि कहाँ हम ये डिटेक्ट करें कि ये अब इस हालत पर काम जा रहा है कि हमें बच्ची को महफूज बनाने की जरूरत है। अच्छा, हम पूरे मुआशरा जो हमारा है उसको तरबियत की ज़रूरत है। हमारी जो माएँ हैं वो तरबियत याफ्ता नहीं है। मतलब कि वही माँ अगर तो बेटे की मतलब कि बहू लेके आ रही है तो वो उसका किरदार और है, और अगर वो अपनी बेटी को कहीं पे ब्याह के भेज रही है तो फिर उसकी कहानियाँ और हैं। मतलब कि बेटी के हवाले से आप हर खतून से सुनेंगे कि जी मेरा जो है वो दामाद मुझे जो है बेटी को खुश नहीं रखता और बड़ा जुल्म किया हुआ है, लेकिन वो अपनी बहू के हवाले से नहीं बताएगी कि इसने उसका जो है वो उसकी ज़िंदगी कैसे बनाई हुई है। दूसरा, उसके अलावा ये जो अब ये स्पेसिफिक केस है, इसमें इसके वालिद साहब से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि यार हमें फौरी तौर पे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं इस केस को लेके चल ही नहीं सकता, मैं बीमार आदमी, मेरे पीछे कोई बंदा नहीं है। और उन्होंने कल कुछ एक दो जो बातें की वो इतनी तकलीफ दी थी। उन्होंने कहा कि यार ये लोग नशे में दूसरों की बेटी क्यों मारते हैं? मतलब कि नशे में तो आपके सामने कोई भी आया, आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, या ये जो चूल्हे फटते हैं ये बहुओं के क्यों फटते हैं, ये मतलब कि घर के दूसरे लोगों के क्यों नहीं फटते? तो ये सबको पता है कि जिस तरह सीसीडी मुबैना पुलिस मुकाबले की एक ही एफआईआर देती है कि जी ये हुआ, साथी छुड़वाने आया और हो गया, उसी तरह घरेलू ये जितना ये वायलेंस होता है उसका यही है कि जी बहू वो जी गैस फट गई, गैस खुल गई और जी वो शोहर नशे में था, फलाना हो गया, खुद ही उसने जी अपने फंदा लगा लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से एक दो केसेस को निशाने इबरत बनाने की जरूरत है। मतलब कि सीसीडी के आने के बाद अब आप देखेंगे कि बहुत से जो ये थे नामवर डकैत और ये गैंगस्टर, इन्होंने तौबा कर ली या पर्दा कर लिया। तो ये वो लोग थे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे। अब ये जो लोग हैं ये हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, लेकिन अगर इन्हें पता हुआ कि यार फलां केस में फलां का तो फौरी हिसाब हो गया था, तो मेरा ख्याल है कि ये लोग जो है बड़ी तादाद में इसमें कमी आएगी और लोग डर जाएंगे। मेरे इस तरह ही कहीं कोई जानने वाले, कोई फैमिली नहीं थी लेकिन वैसे कोई मेरे स्टडी में केस आया, इसी तरह ही वो बच्ची को, एक बच्चा भी था और वो शख्स मारता था, उसका जो भी वो भाई था वो भी इस तरह टॉर्चर, और वो खामद भी नशा कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। बार बार उन्होंने बयान, क्योंकि यही था कि वालिद दुनिया से जा रहे हैं और इस तरह शायद वो दुनिया से चले भी गए, वालदा रह गई, एक भाई था वो बेचारा एक बड़ी मामूली सी मुलाजमत करता था, वो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा था, तो उसका किस तरह करते थे। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर यही डिसीजन लिया, शुक्र है कि उन्होंने ले लिया कि नहीं इसको हमें खत्म सर ये कुछ भी नहीं होता है, ले आए और कहीं और उस बच्ची का ये सोचने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं चाहे गरीब हैं आप, मत सोचें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने हर शख्स के लिए जो रिस्क लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये कभी मत सोचे कि यार ये आएगी वो चलेगा कैसे, अल्लाह ताला ने उसके लिए बेहतर लिखा हुआ। यार आपने उसकी तदफीन करनी है, उसके पीछे केसेस पे जाना है, तो आप उससे अच्छा उसको इज्जत के साथ घर ले आए, उसको बिठाएं। कल को ये सवाल भी हो सकता है बतौर मुआशरा, जिस तरह हम सब से हो सकता है, किसी भी जानने वाले से होता है, उनसे भी हो सकता है कि जब वो बार बार आपको ये था कि मार रहा है, ये कर रहा है, तो क्यों? सर एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, कहीं गुंजाइश नहीं। सर मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने पूछा ना कि वो रेड लाइन क्या है। रेड लाइन ये कि अगर आपके शौहर ने आप पर पहले दिन हाथ उठा दिया तो फिर वो दोबारा नहीं रुक सकता। मतलब कोई भी चीज पहली बार मुश्किल है। रेड लाइन यही है कि आपके शौहर ने आपके साथ फिजिकल हुआ, इस तरह से वायलेंस किया। इसकी हो चुकी थी पहले भी, उन्होंने कोई पता नहीं 45 लाख लगाया कि नशे से निकला, रिहैब करवाया। ये महफूज साहब ने अपने दामाद को रिहैब करवाया। ये मुख्तलिफ केसेस में जब फंसता था इसकी जमानत करवाते थे। ये हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे थे कि यार ये घटिया लालची आदमी है, हम इसको जो है फाइनेंशियली जो है इतना जो है वो स्टेबल रखें कि ये हमारी बेटी को तंग ना करे। लेकिन बस सारे लालच, वो कहते हैं कि बाप सारी जहान की खुशियां ला के दे दे, सारी दुनिया खरीद के दे दे, नसीब नहीं खरीद के दे सकता। और ये क्लोजिंग में करनी होगी, तो 2 मिनट हैं आपसे और फिर से जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान जिंदगी में पहली गलती करता है, वो आदमी करे या औरत, मैं ये नहीं कहती कि जी सारा कसूर आदमी का होता है, नहीं, औरत का भी बराबर कसूर होता है। यहाँ पर इस घराने का कसूर ये था कि फर्स्ट टाइम जब पता चला था कि ये नशा करता है, ये सेंसेस में नहीं होता, या ये स्लीपिंग पिल्स लेता है, ये डांसिंग पिल्स लेता है, ये पार्टीज में जाता है, ये सब कुछ ये करता था इस्माइल, उस टाइम डिसीजन ले लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि बारिश हो रही है और एकदम से बारिश रुक जाएगी, धूप निकल आएगी, ये मौजे होते हैं, इंसानों के साथ हर एक के साथ नहीं होते। एक बात।
दूसरी बात यह है कि इस फैमिली में सास करवाने वाली थी, देवर करवाने वाले थे। मैं नहीं मानती इस बात को कि शौहर बुरा था, डन बुरा था। आपकी बाकी फैमिली बहुत अच्छी थी और फिर भी बहू मर गई, पॉसिबल नहीं है। जहां पे इत्तेहाद होता है काम उधर डलता है, और जब काम उधर डल जाता है फिर बाद में सब के सब बैठ के उधर मासूम बन जाते हैं, जैसे कि इस केस में भी बने। जहां पर हम बात करते हैं वालिद साहब की, तो डेफिनेटली मुझे बहुत दुख है। ना मैं इनको जानती हूँ, ना मेरी अब तक मुलाकात हुई है। अलबत्ता मैंने इनकी स्टेटमेंट्स और वीडियोस वगैरह देखी हैं, क्लिप्स देखे हैं, हमजा गए हैं इंटरव्यू करके, वो देख कर आई हूँ कि बहुत तकलीफ होती है इनको देख के। शेख महफूज साहब बड़े शरीफ नफ्स इंसान लगते हैं दिखने में। कभी कोई भी शख्स अगर ये समझे कि मैं पैसा लगा के बेटी बसा लूंगा, खुदा की कसम बेटी नहीं बसनी। जितनी देर डालेंगे पानी हरी रहेगी जमीन, जिस दिन पानी नहीं डालेंगे उसी दिन उजड़ेगी। ये हम एक एग्जाम्पल रखते हैं इस केस को, और आप आजमा के देख लें कि ऐसा होता है रूटीन में। ठीक है। और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट था हक महर, डाडा लिखा लो लड़की बस जाएगी। आप लिखवाएं हक महर, मैं प्रोग्राम्स करके आई हूँ, गोली मार देते हैं 5 साल के बाद, लाला हक महर। तरबियत और कॉन्फिडेंस लड़की को दें, पढ़ाएं, पांव पे खड़ा करें, तमीज सिखाएं, अपनी हदूदों को यूज सिखाएं, कॉन्फिडेंस दें। यही आपकी मोहब्बत है, यही सब कुछ है जो आप दे देंगे। ठीक है, लास्ट कमेंट सिद्रा, लास्ट मिनट है प्लीज। जी, मैं इस सारे वाक्य को देखकर इस तरह के मिलते जुलते जितने भी वाक्यात हैं, मेरे 2 सजेशन है। मेरा ख्याल है कि अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन आज से हम करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि हम बहुत सारी बेटियों की जिंदगियां बचा सकते हैं। 1, पेरेंट्स को बोल्ड डिसीजंस लेने पड़े। जिस माशरे से हम डरते हैं, जिस साथ वाले घर से, जिस मोहल्ले से, जिस खानदान से हम डरते हैं, उनके घर में भी कहीं ना कहीं वही बेटी कहीं ना कहीं अपने शौहर से, अपने ससुराल वालों से रोज जलील हो रही है। आपका एक बोल्ड स्टेप अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को रोशनी देगा, बहुत सारे लोगों को रास्ता देगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप फौरन से जरा सी बात हुई घर छोड़ दें, नो, लेकिन कुछ अपनी डेडलाइन बना ले कि मार नहीं खाना। जहां पे ज़िना है, जहां पे शराब है, जहां पे धोखाधड़ी है, जहां पे नफरत है, वहां से खुद को निकाल लीजिए और अपनी जिंदगी खुद बनाना शुरू कर दीजिए। आप बोल्ड स्टेप लेंगे, लोग आपसे रास्ता लेंगे और बोल्ड स्टेप भी लिया जाएगा। और दूसरा ये अली ने बात की है सीसीडी के हवाले से, मैं बात करूंगी सजाए मौत के हवाले से। उसने कत्ल किया, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस तरह के लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए और एक टाइम पीरियड फिक्स कर देंगे, 2, 3, 4 केसेस एग्जाम्पल बना दें। 70-80% इस तरह के वाकयात वैसे ही रुक जाएंगे। लेकिन हम पूरी दुनिया से डरते हैं कि हम इस्लामी कवानीन वहां पर नाफिज नहीं कर सकते, दुनिया हमें क्या कहे। इस वक्त हमारा मुआशरा जिस बिगाड़ की तरफ जा रहा है, इस तरह के बोल्ड स्टेप्स की हमें अशद जरूरत। सही, ये ना देखें कौन क्या कहेगा, आपने एक जिंदगियां बचानी है, उस जिंदगी को महफूज बनाना है, उसके लिए ये फैसले लें और सबको फिर ऐसे फैसलों को सपोर्ट करना चाहिए, इससे पहले इस तरह का सानिया, इस तरह का हादसा, इस तरह का कत्ल हो जाए। बहुत शुक्रिया सिद्रा मुनीर आपका, अली हमजा और तहमीना शेख, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।